आज की फिल्म में एक छोटी बच्ची अचानक गायब हो जाती है, लेकिन सालों बाद जब वो वापस मिलती है तो वह पहले जैसे नहीं रहती। उसके अंदर छुपा होता है एक हजारों साल पुराना शैतानी श्राप जो पूरे परिवार को बर्बाद करने वाला है। आखिर उस बच्चे के साथ हुआ क्या था और उस मम्मी का रहस्य क्या था? चलिए जानते हैं द मम्मी 2026 की पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट के रेगिस्तान में बने एक पुराने घर से। इस घर में एक छोटी लड़की लैला अपने माता पिता के साथ रहती है। एक दिन लैला का पालतू पंछी मर जाता है। लैला घबराकर अपनी माँ को बताती है और कहती है प्लीज उसे बचाओ। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसकी माँ को जरा भी दुख नहीं होता। वह पंछी को उठाती है और बेरहमी से अपने हाथों में कुचल देती है। यह देखकर लैला डर जाती है। इसके बाद लैला की माँ अपने पति के साथ घर के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में जाती है। यह कोई साधारण तहखाना नहीं था। नीचे एक काला पिरामिड बना हुआ था और उसके अंदर हजारों साल पुराना एक पत्थर का ताबूत रखा था। जब दोनों ताबूत खोलते हैं तो अंदर एक मम्मी लेटी हुई दिखाई देती है। लैला की माँ उसके सामने खड़ी होकर कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगती है। अचानक वह मम्मी जाग जाती है। यह देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन तभी ताबूत से जुड़ी लोहे की जंजीर का एक बड़ा हुक अचानक उड़कर आता है और लैला के पिता के जबड़े में घुस जाता है। उसी समय ताबूत का ढक्कन जोर से बंद हो जाता है और अंदर बंद मम्मी उसे पीटना शुरू कर देती है। अब कहानी हमें चार्ली और उसकी फैमिली के पास लेकर आती है। चार्ली अपनी पत्नी लिसा और दोनों बच्चों के साथ इजिप्ट में छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है। उसकी बेटी केटी और बेटा सेबास्टियन हमेशा की तरह लड़ाई कर रहे थे। दरअसल सेबास्टियन ने खेलते खेलते केटी का पसंदीदा डॉल नीचे फेंक दी थी, जिससे वह टूट गई। केटी बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि उसके माँ बाप हमेशा सेबास्टियन का ही पक्ष लेते। गुस्से में वह अकेली गार्डन की तरफ जाती है। यही उसकी मुलाकात एक अजीब औरत से होती है। वह औरत खुद को लैला की माँ बताती है। केटी को याद आता है कि उसकी एक दोस्त लैला थी जो काफी समय से दिखाई नहीं दी। जब वह लैला के बारे में पूछती है तो औरत जवाब देती है आज लैला नहीं आएगी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वह औरत उसे एक अजीब फल देती है और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। पहले तो केटी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह फल को छूती है तो अचानक उसके अंदर से एक काला कीड़ा निकलता है और सीधा केटी के मुंह में घुस जाता है। अगले ही पल केटी दर्द से तड़पने लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। लेकिन तभी लैला की माँ उसे उठाती है और वहाँ से लेकर भाग जाती है। उधर चार्ली जब अपनी बेटी को ढूंढने आता है तो उसे केटी कहीं नहीं मिलती। वह पूरे इलाके में उसे ढूंढता है। फिर अचानक उसकी नजर उसी औरत पर पड़ती है जो किसी बच्चे को लेकर भाग रही होती है। चार्ली उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी एक भयानक रेतीला तूफान आ जाता है। सब कुछ धुंधला हो जाता है और जब तूफान शांत हो जाता है तो ना केटी दिखाई देती है और ना ही वह औरत। चार्ली और लिसा पुलिस के पास जाते हैं और पूरे इलाके में खोजबीन होती है, लेकिन केटी का कोई सुराग नहीं मिलता। दिन बीतते, महीने बीत जाते और फिर साल गुजर जाते, लेकिन केटी कभी वापस नहीं आती। चार्ली और लिसा किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन सच कहे तो वे कभी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। केटी का कमरा आज भी वैसे ही रखा गया था। इसी बीच उनके घर एक और बेटी का जन्म होता है जिसका नाम मॉली था। लेकिन नई बेटी आने के बाद भी केटी की कमी कभी पूरी नहीं हुई। उधर इजिप्ट के पूर्व रेगिस्तान में एक दिन एक लड़का अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है। तभी अचानक आसमान से एक प्लेन क्रैश हो जाता है। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर वह लड़का मौके पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों पायलट मरे पड़े थे। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पुराना पत्थर का ताबूत दिखाई देता है और यह वही ताबूत था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। पुलिस और रिसर्च टीम को खबर दी जाती है। कुछ समय बाद वैज्ञानिक उस ताबूत को खोलते हैं। सबको लगता है अंदर कोई हजारों साल पुरानी मम्मी होगी, लेकिन जैसे ही पट्टियां हटाई जाती है सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई मम्मी नहीं बल्कि एक लड़की होती है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सालों पहले गायब हुई केटी होती है। सबसे डराने वाली बात यह थी कि इतने साल ताबूत में बंद रहने के बावजूद भी वह अभी भी जिंदा थी। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था, त्वचा सड़ चुकी थी और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो चुके थे और वह बिल्कुल किसी मम्मी जैसी दिखाई दे रही थी। जब यह खबर चार्ली और लिसा तक पहुंच जाती है तो वे तुरंत इजिप्ट पहुंच जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर उन्हें पहले चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं केटी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, उसके हालत देखकर कोई भी अचानक रिएक्शन मत देना। फिर दोनों अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं। केटी बिस्तर पर पड़ी होती है। उसे देखकर लिसा रो पड़ती है। वह अपनी बेटी को गले लगाना चाहती है,
लेकिन केटी सिर्फ खाली नजरों से उन्हें देखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह उन्हें पहचान ही नहीं रही। इसी दौरान केस की जांच कर रही डिटेक्टिव डिलिया चार्ली से मिलती है। वह बताती है कि जिस ताबूत में केटी मिली है वह बहुत पुराना है। डिलिया को शक था कि यह कोई साधारण किडनैपिंग नहीं थी, इसके पीछे कुछ और बड़ा राज छुपा हुआ था। कुछ दिन बाद चार्ली और लिसा केटी को अपने घर न्यू मैक्सिको ले आते हैं, लेकिन घर आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगती है। सबसे पहले जब दादी कार्मेन उसके माथे पर पैर से किस करती है तो अचानक केटी का पूरा शरीर झटके खाने लगता है। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से मुड़ने लगती है। फिर वह बिस्तर के ऊपर हवा में उड़ जाती है। कमरे में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। कुछ सेकंड बाद वह जोर से वापस बिस्तर पर गिरती है। उस रात चार्ली और लिसा उसके कमरे में पहरा देने लगते हैं, लेकिन देर रात एक और डरावनी घटना होती है। चार्ली जब कमरे में आता है तब वो देखता है कि लिसा सो रही है, लेकिन केटी बिस्तर पर नहीं है। तभी दीवारों के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती है। सेबास्टियन भी डर जाता है। जब सभी लोग दीवारों के अंदर बने पुराने रास्ते की जांच करते हैं तो वहाँ पर केटी रेंगती हुई दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसे पकड़ सके वह वहाँ से भाग जाती है। चार्ली उसका पीछा करता है। तभी वे देखते हैं कि केटी ने एक बड़ा बिच्छू पकड़ लिया है और अगले ही पल वह उसे जिंदा खाना शुरू कर देती है। यह देखकर सभी की चीख निकल जाती है। लिसा किसी तरह उसके मुंह से बिच्छू निकालती है, लेकिन उसके बाद केटी के मुंह से गाढ़ा हरा और चिपचिपा तरल लिक्विड बाहर निकलता है। अब साफ हो चुका था कि केटी के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा था। अगले दिन हालात और भी डरावने हो जाते हैं। जब लिसा उसके नाखून काट रही होती है तो एक नाखून के साथ उसकी चमड़ी भी उखड़ जाती है, लेकिन केटी को जरा भी दर्द नहीं होता। उल्टा उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है। कुछ देर बाद वह अचानक व्हील चेयर से उठती है और वहाँ से भागने लगती है। वह खुद अपने पैर को लोहे की रॉड से मारने लगती है, जैसे अपने शरीर से छुटकारा पाना चाहती हो। चार्ली किसी तरह उसे पकड़कर वापस बिस्तर पर लिटाता है, लेकिन अब उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। केटी के साथ उन सालों में आखिर हुआ क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी बेटी सच में वापस आई है या उसके अंदर कोई और चीज घर कर चुकी है? उधर केटी की हालत दिन ब दिन और अजीब होती जा रही थी। एक रात चार्ली बाथरूम में जाता है और उसे वहाँ पर केटी की उखड़ी हुई चमड़ी का एक टुकड़ा मिलता है। पहले तो उसे लगता है कि यह सिर्फ सड़ी हुई त्वचा है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस चमड़ी पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, बिल्कुल वही निशान जो उस प्राचीन ताबूत और मम्मी की पट्टियों पर बने हुए थे। अब चार्ली को लगने लगता है कि केटी का सीधा संबंध उस रहस्य में मम्मी से है। अगले दिन वह उन निशानों की तस्वीर लेकर एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर के पास जाता है। प्रोफेसर तस्वीरें देखते ही चौंक जाता है। वह बताता है कि यह प्राचीन इजिप्ट की एक बहुत पुरानी भाषा है और यह कोई साधारण लिखावट नहीं है। ऐसे निशान अक्सर उन लोगों के शरीर पर लिखे जाते थे जिनके अंदर किसी खतरनाक आत्मा या दानों को कैद किया जाता था। यह सुनकर चार्ली और ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर घर पर केटी बिल्कुल चुप रहती है, लेकिन रात में जब चार्ली उसके पास बैठा होता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि केटी दांत पीस रही है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि यह कोई सामान्य आवाज नहीं है, यह तो मोर्स कोड है। चार्ली को याद आता है कि बचपन में केटी को जासूस बनने का शौक था और वह मोर्स कोड सीखा करती थी। वह तुरंत नोटबुक निकालता है और सारे सिग्नल लिखने लगता है। काफी देर बाद जब वो कोड को डिकोड करता है तो एक नाम बार बार सामने आता है, लैला खलील। अब पहली बार उन्हें कोई बड़ा सुराग मिला था। चार्ली तुरंत डिटेक्टिव डिलिया को फोन करता है। जब डिलिया यह नाम सुनती है तो वह भी जांच शुरू कर देती है। चार्ली को भी कुछ याद आता है। वह पुराने कार्ड्स और चिट्ठियों का बॉक्स निकलता है। उन्हीं में से एक पुराना कार्ड मिलता है। कार्ड पर कैंडी की तस्वीर बनी होती है और नीचे लिखा होता है लैला खलील। अब चार्ली को याद आता है कि जिस औरत ने केटी को बहलाया था वह खुद को लैला की माँ बता रही थी, यानी मामला सीधे लैला और उसके परिवार से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसी दौरान घर में एक और डरावनी घटना होती है। केटी की छोटी बहन मौली उसके कमरे के बाहर खड़ी होती है। तभी पहली बार केटी उससे बात करती है। मौली खुश हो जाती है क्योंकि इतने सालों में उसने पहली बार अपनी बहन की आवाज सुनी थी। लेकिन केटी उसे कहती है, अभी मम्मी पापा को मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। मौली मान जाती है, लेकिन तभी केटी दरवाजे के नीचे से अपना हाथ बाहर निकालती है। उसकी उंगलियों की चमड़ी सड़ी हुई थी। यह देखकर मौली डर जाती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन अचानक एक अदृश्य ताकत उसे
हवा में उठा देती है और वह दरवाजे से टकराती है। पूरा घर हिलने लगता है, लाइट्स ऑन ऑफ होती है और मॉली किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। अब साफ था कि केटी के अंदर सिर्फ कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर कोई ऐसी ताकत थी जो लोगों को बिना छुए नुकसान पहुंचा सकती थी। उधर डिलिया लैला खलील की तलाश करते करते इजिप्ट के रेगिस्तान में पहुंच जाती है। वह एक अजीब से फलों के फार्म तक पहुंच जाती है। यही आसपास से वह कार्ड भेजा गया था। फार्म के बीचों बीच एक पुराना घर खड़ा था और डिलिया जैसे अंदर जाती है उसे एहसास होता है कि यही वह जगह है जहाँ से सब शुरू हुआ था। घर की तलाशी लेते हुए उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है। वह नीचे उतरती है और उसके सामने वही काला पिरामिड आता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। नीचे तहखाने में वही जगह मौजूद थी जहाँ ताबूत रखा जाता था, लेकिन अब ताबूत गायब था। उसी समय किसी को पता चलता है कि डिलिया वहाँ पर पहुँच चुकी है। अचानक लैला की माँ चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है। डिलिया अपनी जान बचाने के लिए गोली चला देती है और घायल होकर गिर जाती है, लेकिन तभी डिलिया की नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है। वह लड़की भागने लगती है। डिलिया उसके पीछे दौड़ती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि लैला खलील थी। लैला के हाथ में एक पुराना डिब्बा था। जब डिलिया उसे खोलती है तो अंदर एक वीडियो टेप मिलती है जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, केटी। जब वह टेप चलाती है तो जो कुछ सामने आता है उसे देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। वीडियो में लैला की माँ दिखाई देती है। वह किसी आम औरत की तरह बात नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खतरनाक पंथ या कल्ट की सदस्य हो। वह बताती है कि सदियों से एक भयानक दानव को जिंदा रखा जा रहा है। उस दानव का नाम था नास मारानियन। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। कहा जाता था कि यह दानव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। अगर इसे रोका न जाए तो यह धीरे धीरे दुनिया में फैल सकता है। वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि इस दानव को हमेशा एक नए शरीर की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से हर कुछ सालों बाद एक मासूम बच्चे को चुना जाता था। फिर काले जादू की मदद से उस दानव को उसके शरीर में कैद कर दिया जाता था। यानी केटी कोई पहली शिकार नहीं थी। उससे पहले भी कई बच्चे इस भयानक रिचुअल का शिकार बन चुके थे। वीडियो में दिखता है कि केटी को उस प्राचीन मम्मी के ऊपर लिटाया गया था। लैला की माँ और उसके साथी मंत्र पढ़ रहे थे। फिर अचानक मम्मी जाग उठती है। उसके मुंह से काला और चिपचिपा लिक्विड निकलता है और वह सीधा केटी के मुंह में डाल दिया जाता है। यही वह पल था जब नास मारानियन केटी के शरीर में पहुंच गया था। इसके बाद केटी को उन खास पट्टियों से लपेटा गया जिन पर प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। फिर उसे ताबूत में बंद कर दिया गया ताकि दानव उसके अंदर कैद रह सके। लेकिन प्लेन क्रैश होने के बाद वह ताबूत खुल गया और अब वह दानव फिर से आजाद था। उधर डिलिया लैला से पूछताछ करती है। तब और एक डरावना सच सामने आता है। लैला अपनी जुबान दिखाती है। उसकी जुबान कटी हुई थी। वह बोल नहीं सकती थी क्योंकि जब उसने माँ की सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की थी तो उसकी माँ ने सजा के तौर पर उसकी जुबान काट दी थी। काफी मुश्किल से लैला लिखकर बताती है कि केटी को कभी भी उस ताबूत से बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसके बाहर आते ही नास मारानियन पूरी तरह से जाग गया था। उधर न्यू मेक्सिको में हालात और भी खराब होते जा रहे थे। केटी अब पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। अब वह अपनी छोटी बहन मॉली और भाई सेबास्टियन के दिमाग को कंट्रोल करने लगी थी। मॉली स्कूल में भी अजीब व्यवहार करने लगी थी। वह अपनी टीचर को गालियां देने लगी थी, जबकि असल में यह सब केटी करवा रही थी। यानी कि दानव धीरे धीरे पूरे परिवार पर अपना असर बढ़ा रहा था। इसी बीच घर में एक और बड़ी घटना हो जाती है। दादी कार्मेन केटी के कमरे में प्रार्थना कर रही होती है। उसे उम्मीद थी कि शायद भगवान के नाम से उसकी पोती ठीक हो जाएगी, लेकिन यह बात केटी के अंदर बैठे दानव को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अचानक केटी कार्मेन पर हमला कर देती है। वह उसकी माला को उसके गले में कस देती है। इसके बाद वह कार्मेन को खिड़की से बाहर फेंक देती है। बेचारी कार्मेन नीचे गिरकर मर जाती है। जब चार्ली और बाकी के लोग घर पहुंच जाते हैं, तब यह सब देखकर टूट जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कार्मेन की मौत के बाद घर के आसपास भेड़ियों का झुंड दिखाई देने लगता है और केटी के चेहरे पर पहली बार एक डरावनी मुस्कान दिखाई देती है, जैसे उसे यह सब देखकर खुशी मिल रही हो। अब चार्ली समझ चुका था कि उसकी बेटी के अंदर कोई बहुत बड़ी बुराई छुपी हुई है, लेकिन वह अभी भी उसे बचाना चाहता था।
उधर डिलिया के पास अब पूरी सच्चाई थी। उसे पता चल चुका था कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि 3000 साल पुराना श्राप था और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो केटी के साथ साथ पूरा परिवार भी खत्म हो सकता है। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि केटी दिन ब दिन और ताकतवर होती जा रही थी। कार्मेन की अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान केटी अपने कमरे में बंद थी और चार्ली लगातार उसकी निगरानी कर रहा था, लेकिन दानव की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब बंद दरवाजे भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। उधर सेबास्टियन अपनी बहन की आवाजें सुनने लगा था। केटी बार बार उसके दिमाग में बातें कर रही थी। वह उसे पुराने दिनों की बातें याद दिला रही थी। यहाँ तक कि उसने उसे यह भी कहा था कि जिस तरह उसने उसकी डॉल तोड़ी थी, उसी तरह उसे दादी को खिड़की से फेंकने का आइडिया मिला। वही दूसरी तरफ मॉली के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगती है। लग रहा था कि दानव अब पूरे परिवार के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिर कार्मेन का अंतिम संस्कार शुरू होता है। सभी लोग वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन तभी एक बहुत ही डरावनी घटना होती है। मॉली अचानक कार्मेन के ताबूत के पास जाती है। वह उसके मुंह से एक धागा खींचती है और जैसे धागा बाहर आता है, कार्मेन का मुंह खुल जाता है। इसके बाद मॉली मुस्कुराती है और उसके मुंह में कार्मेन का दांत दिखाई देता है। सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, असली केटी छत के अंदर बने रास्तों से रेंगते हुए नीचे पहुंच जाती है। फिर वह सीधे कार्मेन के ताबूत में कूद जाती है और उसकी लाश पर टूट पड़ती है। यह देखकर हर कोई चीख उठता है। लिसा तुरंत उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ताबूत गिर जाता है और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। अब चार्ली समझ चुका था कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद केटी को व्हीलचेयर से कसकर बांध दिया जाता है। उसके कमरे की खिड़कियां बंद कर दी जाती है। चार्ली खुद उसके सामने बैठकर पहरा देने लगता है, लेकिन इसके बावजूद केटी अपनी शक्तियों से सेबास्टियन को कंट्रोल करती रहती है। उसी समय डिटेक्टिव डिलिया घर पहुंच जाती है। उसके पास वह वीडियो टेप और सारे सबूत थे। अब वह चार्ली और लिसा को पूरी सच्चाई बताती है। वीडियो में साफ दिखाया गया था कि लैला की माँ एक शैतानी कल्ट का हिस्सा थी। यह कल्ट सदियों से नास मारानियन को जिंदा रखने के लिए मासूम बच्चों की बलि देता आ रहा था। जब भी दानव का पुराना शरीर कमजोर पड़ता, उसे एक नया शरीर दे दिया जाता और यही काम केटी के साथ किया गया था। डेलिया बताती है, अब तक यह प्रक्रिया 82वीं बार दोहराई जा चुकी है, यानी केटी इस श्राप की 22वीं शिकार थी। फिर वीडियो में वह भयानक रिचुअल दिखाई देता है, जिसमें केटी को पुरानी मम्मी के ऊपर लिटाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। अब चार्ली और लिसा को समझ आ जाता है कि उनकी बेटी की गलती नहीं है, उसके अंदर कोई और मौजूद है। लेकिन तभी ऊपर से चीखने की आवाज आती है। सब लोग दौड़कर केटी के कमरे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि केटी खुद को आजाद कर चुकी है। सेबास्टियन पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। उसने खिड़की तोड़ दी थी और केटी की पुरानी सड़ी हुई चमड़ी उसके शरीर से उतर रही थी। नीचे से नई चमड़ी बाहर आ रही थी, जैसे वह किसी नए रूप में बदल रही हो। बाहर भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। घर की लाइट झपकने लगती है और इस बार केटी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। केटी अचानक हवा में उड़ते हुए चार्ली पर हमला करती है। चार्ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बेटी के अंदर इंसानी ताकत नहीं बची थी। एक ही झटके में वह चार्ली को कमरे के दूसरे कोने में फेंक देती है। फिर वह डिलिया पर हमला करती है। बेचारी डिलिया सीढ़ियों से नीचे जा गिरती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। उधर लिसा अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केटी अब किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। नास मारानियन पूरी तरह जाग चुका था। इसी बीच सेबास्टियन भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। वह अपनी माँ पर हमला करने लगता है। किसी तरह लिसा उसे बेहोश कर देती है ताकि वह और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उधर डिलिया को याद आता है कि प्राचीन पट्टियों पर लिखे हुए मंत्र इस दानव को रोक सकते हैं। वह घायल होने के बावजूद भी उठती है। उसका गला भी पूरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। चार्ली किसी तरह केटी को पकड़ लेता है और डिलिया उन प्राचीन शब्दों का जाप शुरू कर देती है। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं, केटी का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। वह चीखने लगती है, अपने ही शरीर को नोचने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बैठा दानव बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। चार्ली पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़े रहता है। लिसा उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी शायद बच नहीं पाएगी। तभी अचानक सबसे बड़ा मोड़ आता है। केटी अपना मुंह खोलती है और उसके अंदर से वही काला और चिपचिपा लिक्विड बाहर निकलने लगता है, लेकिन इस बार वह जमीन पर नहीं गिरता। वह सीधा चार्ली के मुंह में चला जाता है।
कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो जाता है। फिर चार्ली और केटी दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़ते। नास मारानियन ने अपना नया शरीर चुन लिया था। अब वह केटी को छोड़कर चार्ली के अंदर जा चुका था। कुछ देर बाद केटी होश में आती है, लेकिन दूसरी तरफ चार्ली अब खतरा बन चुका था। अब सब जानते थे कि दानव उसके अंदर कैद है, इसलिए वही तरीका अपनाया जाता है जो सदियों से इस्तेमाल होता आया था। चार्ली को उसी प्राचीन ताबूत में बंद कर दिया जाता है ताकि नास मारानियन उसके शरीर के अंदर ही कैद रहे। केटी पूरी तरह सामान्य होने लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन वह अपने पिता को नहीं भूल पाती। वह अक्सर तहखाने में बने उस कमरे में जाती है जहाँ चार्ली का ताबूत रखा गया था। बचपन में उसने अपने पिता के साथ मोर्स कोड सीखा था, इसलिए वह ताबूत पर मोर्स कोड से टैप करती थी और अंदर से चार्ली भी जवाब देता था। एक दिन केटी ताबूत पर टैप करती है और अंदर से जवाब आता है कि वह भी उनसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर केटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। डिलिया और लिसा को याद था कि सबकी असली जिम्मेदार लैला की माँ थी, वही औरत जिसने केटी को अगवा किया था और जिसने यह शैतानी रस्म पूरी की थी। और सबसे हैरानी की बात, वह अभी भी जिंदा थी। वह अस्पताल में भर्ती थी। तब डिलिया और लिसा एक बड़ा फैसला लेते। वे चार्ली को व्हील चेयर में लेकर अस्पताल पहुंच जाते। लैला की माँ उन्हें देखकर घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वे क्या करने वाले हैं। उसे वही सजा मिलने वाली थी जो उसने मासूम बच्चों को दी थी। फिल्म के आखिर में संकेत मिलता है कि नास मारानियन को चार्ली के शरीर से निकालकर उसी औरत के अंदर भेज दिया जाता है, यानी आखिरकार शैतान उसी इंसान के शरीर में कैद हो जाता है जिसने यह सब शुरू किया था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन आखिरी सीन एक सवाल छोड़ जाता है, क्या नास मारानियन हमेशा के लिए कैद हो गया या फिर किसी दिन वह दोबारा आजाद होकर लौटेगा। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।